डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सुमित लॉ फिजिक्स में। आज हम वन पेज फॉर्मूला रिवीजन सीट का चैप्टर नंबर 3 जो कि है विद्युत धारा को सॉल्व करने वाले हैं। इससे पहले हम 2 चैप्टर के वन पेज फॉर्मूला रिवीजन सीट को सॉल्व कर चुके हैं, उनको अच्छे से स्टडी कर चुके हैं। आज हमारा ये तीसरा वीडियो है। तो हमारा पैटर्न जो है वो पहले जैसा ही रहेगा। एक तरफ टॉपिक लिखे हुए हैं, फॉर्मूला और नोटेशन जो सूत्र और संकेत है उसके कॉलम हमने ब्लैंक छोड़ दिए हैं, और वन बाय वन करके जनरल फॉर्मूलों को रिवाइज करेंगे। अगर आपने अपना सिलेबस एक बार कर लिया है, एक बार इस चैप्टर को पढ़ लिया है, तो ये सीट आपके बहुत ही यूजफुल होने वाली है। तो लेते हैं पहला टॉपिक जो कि है विद्युत धारा। तो 10th से पढ़ते आ रहे हैं कि आवेश प्रवाह की दर को या आवेश प्रवाह की कुल दर को या कुल आवेश प्रवाह की दर को हम कहते हैं धारा। अगर डिफरेंशिएशन फॉर्म में लेना है तो ये आ जाएगा dq अपॉन dt। dq अपॉन dt का मतलब होता है आवेश का समय के सापेक्ष अवकलन। आवेश का समय के सापेक्ष अवकलन, डिफरेंशिएशन ऑफ चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। उसके बाद है ओम्स लॉ। तो ओम्स लॉ बताता है कि किसी भी चालक तार के सिरों पर विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा के समानुपाती होगी यदि उस तार की भौतिक अवस्थाएं जैसे लंबाई, अनुप्रस्थ काट, क्षेत्रफल, ताप, दाब अगर नियत रहे तो V प्रोपोर्शनल टू I होगा, V I के समानुपाती होगा। और जब समानुपाती हटाते हैं, बराबर का चिन्ह लाते हैं तो कांस्टेंट आता है। ये जो कांस्टेंट है ये है प्रतिरोध, R यहां पे रेजिस्टेंस है, प्रतिरोध। आवेश प्रवाह में उत्पन्न अवरोध को अपन बोलते हैं प्रतिरोध। नेक्स्ट प्रतिरोध ही है। तो प्रतिरोध जो है वो लंबाई के समानुपाती और अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो जब प्रोपोर्शनल हटाते हैं, इक्वल लाते हैं तो ये कांस्टेंट आता है रो। यहाँ पे रो ध्यान रखिएगा प्रतिरोधकता है। प्रतिरोधकता का मतलब होता है प्रति एकांक लंबाई व एकांक अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के तार का जो प्रतिरोध होगा उसे ही हम प्रतिरोधकता कहते हैं। अगला है धारा घनत्व। तो धारा घनत्व का मतलब होता है किसी भी अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के लंबवत अभिलंबवत प्रति एकांक क्षेत्रफल से प्रवाहित होने वाली धारा, उसको बोलते हैं धारा घनत्व। इसको इस फॉर्म में ले सकते हैं या फिर यहाँ पे a इंटू कॉस थीटा भी कर सकते हैं। अभिलंबवत है तो थीटा की वैल्यू 0 हो जाएगी, जिससे कॉस 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो जनरल इसका फॉर्मूला जो है वो J इज इक्वल टू I अपॉन A भी लिख देते हैं, A कॉस थीटा भी लिखा हुआ है तो भी ठीक है। अभिलंबवत प्रवाहित होने वाली धारा प्रति एकांक क्षेत्रफल के, उसको बोलते हैं धारा घनत्व। उसके बाद में है चालकता। चालकता जो है वो प्रतिरोधकता के व्युत्क्रम के बराबर होती है, यानी 1 अपॉन प्रतिरोधकता करेंगे तो वो आ जाएगा चालकता। इसका सिंबल है सिग्मा। उसके बाद है धारा घनत्व व चालकता में संबंध, इंपॉर्टेंट रिलेशन है। इसको ओम के नियम का सूक्ष्म रूप भी बोलते हैं। तो धारा घनत्व और चालकता में संबंध होता है J इज इक्वल टू सिग्मा इंटू ई। इसको ध्यान रखिएगा, ओम के नियम का सूक्ष्म रूप भी बोला जाता है, कई बार डेरिवेशन पूछा जा चुका है। तो J इज इक्वल टू सिग्मा ई। उसके बाद है अपवहन वेग, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जब आवेशवाहक जो है उसके ऊपर विद्युत क्षेत्र आरोपित किया जाता है तो उसका जो औसत वेग होता है उसको अपन बोलते हैं अपवहन वेग। तो Vd इज इक्वल टू ई टॉ अपॉन एम। ध्यान रखिएगा यहाँ पे टॉ जो है वो विश्रांति काल है। विश्रांति काल का मतलब होता है दो क्रमागत टक्कर के बीच में जो समय लगता है इलेक्ट्रॉन्स की, जब अपन धारा प्रवाहित करते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होता है, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है, उसमें इलेक्ट्रॉन के बीच में प्रत्यास्थ टक्कर होती है। तो दो क्रमागत टक्करों के बीच में जो समय लगता है औसत समय, उसको हम बोलते हैं विश्रांति काल। यहाँ पे E विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, विद्युत क्षेत्र तीव्रता, M द्रव्यमान है इलेक्ट्रॉन का, द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन का। यहाँ पे चार्ज माइनस ई है तो माइनस ई टॉ अपॉन एम भी ले लिया जाता है। वेक्टर फॉर्म में लेना है तो v के ऊपर वेक्टर लगा देंगे, e के ऊपर वेक्टर आ जाएगा।
उसके बाद में है गतिशीलता। गतिशीलता को म्यू से डिनोट किया जाता है। प्रति एकांक विद्युत क्षेत्र आरोपित करने पर जो अपवहन वेग होगा उसको बोलते हैं गतिशीलता। प्रति एकांक जो हर में है उसको अगर 1 कर दिया जाए तो प्रति एकांक विद्युत क्षेत्र आरोपित करने पर अपवहन वेग को बोलते हैं गतिशीलता। उसके बाद है प्रतिरोधकता और ताप में संबंध। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। तो प्रतिरोधकता ताप पर निर्भर करती है, तो रो टी इज इक्वल टू रो नॉट 1 प्लस एल्फा टी माइनस टी नॉट। यहां पे रो टी का मतलब है टी ताप पर प्रतिरोधकता, रो नॉट का मतलब है प्रारंभिक प्रतिरोधकता, प्रारंभिक प्रतिरोधकता। टी नॉट वही प्रारंभिक ताप हो गया। अल्फा जो है वो प्रतिरोधकता ताप गुणांक है, जो कि हम इससे जस्ट नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं। अल्फा का मतलब होता है प्रतिरोधकता ताप गुणांक। प्रतिरोधकता ताप गुणांक का मतलब है प्रतिरोध में आपेक्षिक परिवर्तन और ताप परिवर्तन का अनुपात, यानी अल्फा इज इक्वल टू डेल रो अपॉन डेल टी। ये डेल रो अपॉन रो या रो नॉट ले लें तो ये प्रतिरोधकता में आपेक्षिक परिवर्तन है, यानी टेम्परेचर या ताप में एकांक परिवर्तन पर प्रतिरोधकता में जो आपेक्षिक परिवर्तन होगा उसको बोलते हैं प्रतिरोधकता ताप गुणांक। इसके बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है, प्रतिरोधकता ताप गुणांक किन के लिए धनात्मक होता है? तो ध्यान रखिएगा यह धनात्मक होता है चालक के लिए। ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध अगर बढ़ता है या प्रतिरोधकता बढ़ती है तो अल्फा पॉजिटिव होता है, और अल्फा नेगेटिव किसके लिए होता है, ऋणात्मक किसके लिए होता है? तो वो होता है अर्धचालक या कुचालक के लिए, अर्धचालक व कुचालक के लिए। उसके बाद में है विद्युत शक्ति। विद्युत शक्ति का फॉर्मूला P इज इक्वल टू वी आई, वेरी इंपॉर्टेंट से याद रख सकते हैं। V पोटेंशियल यानी विभव है, I धारा है, या इसको लिख सकते हैं I स्क्वायर R, या इसको लिख सकते हैं V स्क्वायर अपॉन R। विद्युत ऊर्जा के फॉर्मूले में केवल विद्युत शक्ति के फॉर्मूले को समय से आपको मल्टीप्लाई करना है, गुणा करना है। W इज इक्वल टू आ जाएगा वी आई टी, या I स्क्वायर आर टी, या V स्क्वायर अपॉन R इंटू टी। समय से अगर गुणा कर दिया जाए तो विद्युत ऊर्जा का सूत्र बन जाएगा। उसके बाद घरों में जो बिजली के बिल आते हैं यूनिट के अंदर या किलोवाट आवर के अंदर, किलोवाट घंटा के अंदर, तो उसके लिए फॉर्मूला है शक्ति, जो कि वॉट में लेनी है, इनटू समय, जो कि घंटे में लेना है, इनटू दिन, जिसको डिवाइड करना है 1000 से। तो शक्ति इंटू समय इंटू दिन अपॉन 1000, तो नंबर ऑफ यूनिट, यूनिट की संख्या आ जाएगी कि कितने यूनिट आया है। उसके बाद है प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन। तो प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन में जो तुल्य प्रतिरोध होगा वो सभी प्रतिरोधों के योग के बराबर होगा। 3 प्रतिरोध ले लिए तो R1 प्लस R2 प्लस R3। प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन, तो तुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रम प्रत्येक प्रतिरोध के व्युत्क्रम के योग के बराबर होगा, यानी 1 अपॉन R इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। अगले फॉर्मूले भी हम फिल करेंगे। इससे पहले मैं बताना चाहता हूं कि हमने इस वीडियो के साथ साथ इस फॉर्मूला सीट का और टेस्ट का PDF भी साथ में अटैच किया है। आप डिस्क्रिप्शन लिंक में जाके उसको आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। पहले 2 वीडियो भी बने हुए हैं, उनको भी देख सकते हैं। अगर ये देख लिया है तो आगे भी जल्द सारे वीडियोस अपलोड होने वाले हैं हमारे चैनल पे, उनको जरूर देखें। कुछ कमी हो तो जरूर बताइए, अच्छा लगा हो तो भी बताइए। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थोड़े सहयोग की आवश्यकता है, सहयोग कीजिए। अगला फॉर्मूला पढ़ते हैं 2 प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन। तो 2 प्रतिरोध ले लेते हैं R1 और R2, तो उससे जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा RP इज इक्वल टू R1 R2 अपॉन
R1 प्लस R2। मोस्ट ऑफ न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए ये फॉर्मूला काम आता है, क्योंकि उसमें दो प्रतिरोध दिए जाते हैं। अगर समांतर क्रम में है तो डायरेक्ट लगा के आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। दो फॉर्मूले लिए हैं, एलसीएम लेके वो फॉर्मूला आ जाता है। अगला फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। विद्युत वाहक बल व टर्मिनल वोल्टता में संबंध। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि संबंध कौन सा वाला बताना है। अगर केवल ये प्रश्न आता है तो आपको आवेशन की स्थिति वाला भी बताना है और निरावेशन या अनावेशन की स्थिति वाला भी बताना है। तो वो हो जाएगा V इज इक्व टू ई माइनस आई आर और V इज इक्व टू ई प्लस आई आर। ये निरावेशन की स्थिति में है और ये आवेशन की स्थिति में है। ध्यान रखिएगा यहां पे V जो है वो टर्मिनल वोल्टता है और E जो है वो विद्युत वाहक बल है, जिसको मैंने शॉर्ट में वी वाप लिखा है, वी वाप। और R जो है वो आंतरिक प्रतिरोध है, सेल का आंतरिक प्रतिरोध है। उसके बाद है सेलों का श्रेणीक्रम और समांतर क्रम संयोजन। तो सेलों का जो श्रेणीक्रम संयोजन होगा उसमें तुल्य विद्युत वाहक बल जो है वो दोनों सेलों के विद्युत वाहक बल के योग के बराबर होगा। तुल्य आंतरिक प्रतिरोध जो है वो दोनों सेलों के आंतरिक प्रतिरोध के योग के बराबर होगा और उसमें जो धारा प्रवाहित होगी वो होगी E इक्वलेंट अपॉन कैपिटल R प्लस R इक्वलेंट, यानी E इक्वलेंट की जगह लिख सकते हो E1 प्लस E2, कैपिटल R की जगह कैपिटल R, R1 प्लस R2। तो ये धारा का फॉर्मूला हो जाएगा। इसी तरह से समांतर क्रम संयोजन का भी तुल्य विद्युत वाहक बल, ये ध्यान से देखिएगा, E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2 अपॉन 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। या शॉर्ट में अगर इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 प्लस R2, ये आ जाएगा शॉर्ट के अंदर। और तुल्य आंतरिक प्रतिरोध तो दो सेल समांतर क्रम में है तो समांतर क्रम वाला ही नियम लगेगा। यहाँ पे आप समझ सकते हैं, यहाँ श्रेणी क्रम वाला ही लग रहा है प्रतिरोध के लिए, यहाँ पे समांतर क्रम वाला ही लग रहा है। और टोटल करंट का लोगे तो I इज इक्व टू E इक्वलेंट की जगह ये लिख दें E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 प्लस R2 और कैपिटल R प्लस R इक्वलेंट की जगह वही R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, ये लिखा जा सकता है। उसके बाद है किरचॉफ का संधि नियम या किरचॉफ का प्रथम नियम। तो वो कहता है कि संधि बिंदु पर धाराओं का बीजगणितीय योग हमेशा शून्य होता है। प्रवेश करने वाली धाराओं को अगर धनात्मक लिया है तो संधि बिंदु से बाहर निकलने वाली धाराओं को ऋणात्मक ले लेंगे। संधि बिंदु पर धाराओं का बीजगणितीय योग हमेशा शून्य होता है। ये किरचॉफ का प्रथम नियम है या संधि नियम है। उसके बाद है किरचॉफ का द्वितीय या पास या लूप का नियम। तो कहता है किसी भी बंद पास में जुड़े सेलों के विद्युत वाहक बलों का योग उस परिपथ में जुड़े प्रतिरोध और उनमें प्रवाहित धारा के गुणनफल के योग के बराबर होता है। तो सिग्मा E इज इक्व टू सिग्मा आई आर। इसको आप सिंपली ओम्स लॉ से याद कर सकते हैं। V इज इक्व टू आई आर और दोनों तरफ सिग्मा लगा दीजिए। सिग्मा यानी योग, बीजगणितीय योग। तो सिग्मा E इज इक्व टू सिग्मा आई आर। यहां पे सिग्मा I की जगह लिख देता हूं मैं संधि बिंदु पर धारा का बीज गणितीय योग। ठीक है। उसके बाद है व्हिटस्टोन सेतु की संतुलन अवस्था। तो जब व्हिटस्टोन सेतु संतुलन अवस्था में होगा, गैल्वेनोमीटर में शून्य विक्षेप होगा, तो उसकी आनुपातिक भुजाओं के प्रतिरोधों का अनुपात बराबर होगा। आनुपातिक भुजाओं के प्रतिरोध का अनुपात R1 अपॉन R2 इज इक्व टू R3 अपॉन R4 ले सकते हैं, या जनरली P अपॉन Q इज इक्व टू R अपॉन S होता है। तो आनुपातिक भुजाओं के प्रतिरोधों का अनुपात हमेशा क्या होगा, इक्वल होगा। उसी की एक अनुप्रयोग है मीटर सेतु में अज्ञात प्रतिरोध। तो अज्ञात प्रतिरोध जनरली S से लिया जाता है, जो होगा
100 माइनस एल अपॉन एल इंटू आर। यहां पे ध्यान रखिएगा एल जो है वो संतुलित लंबाई है, संतुलित लंबाई जिस पर गैल्वेनोमीटर शून्य विक्षेप देता है, व्हीटस्टोन सेतु जो है वो संतुलन अवस्था में रहता है। उसके बाद है विभव मापी का सिद्धांत। तो विभव मापी का सिद्धांत ये बताता है कि संतुलन की अवस्था में, एक सेकेंड रोक दें, नेक्स्ट है विभव मापी का सिद्धांत। तो विभव मापी का सिद्धांत कहता है कि द्वितीयक परिपथ में जुड़े सेल का विद्युत वाहक बल संतुलित लंबाई के समानुपाती होगा, यानी E प्रोपोर्शनल टू L। जब समानुपाती हटाएंगे बराबर लाएंगे तो आएगा एक कांस्टेंट जो कि है x। x यहां पे ध्यान रखिएगा विभव प्रवणता है, विभव प्रवणता। उसके बाद इसकी दो एप्लीकेशन है विभव मापी द्वारा सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना। तो वो हो जाएगी E1 अपॉन E2, दो सेल लिए हैं जिनके विद्युत वाहक बल E1 और E2 है, इज इक्वल टू L1 अपॉन L2। यहां पे विशेष ध्यान दीजिएगा L1 और L2 संतुलित लंबाई है जब पहला सेल संतुलन अवस्था में है और जब दूसरा सेल संतुलन अवस्था में है। L1 जब पहला सेल संतुलन अवस्था में है, L2 जब दूसरा सेल संतुलन अवस्था में है। और लास्ट फॉर्मूला है विभव मापी द्वारा सेल का आंतरिक प्रतिरोध, तो वो आएगा स्मॉल r इज इक्वल टू L1 माइनस L2 अपॉन L2 इंटू कैपिटल R। यहां पे L1 और L2 के मतलब अलग हैं। L1 का मतलब यहां पे है जब सेल खुले परिपथ में है तो संतुलित लंबाई, और L2 का मतलब है जब सेल बंद परिपथ में है तो संतुलित लंबाई। और कैपिटल R जो है वो प्रतिरोध बॉक्स का प्रतिरोध है, प्रतिरोध बॉक्स का प्रतिरोध। तो L1 L2 के यहां पे मीनिंग अलग है, L1 L2 के यहां पे मीनिंग अलग है। यहां पे जब सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना कर रहे हो तो L1 का मतलब है जब पहला सेल संतुलन अवस्था में है तो संतुलित लंबाई, L2 दूसरा सेल संतुलन अवस्था में है तो संतुलित लंबाई। यहाँ पे L1 का मतलब है जब सेल खुले परिपथ में है तो संतुलित लंबाई, L2 जब सेल बंद परिपथ में है तो संतुलित लंबाई। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि अच्छे से अच्छा कंटेंट शॉर्ट से शॉर्ट टाइम में आपको दिया जाए, इसलिए हमने 1 पेज फॉर्मूला शीट का प्रयास किया है। यदि हमारा प्रयास आपको अच्छा लगता है, हमारे इस चैनल से जुड़े रहना चाहते हैं तो इसको जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए। थैंक यू।